नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने गए तेजस्वी बोले, घेर पर हम बिहार में चुनाव नहीं होने देंगे। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कोरोना काल में चुनाव न कराने की लगातार अपील कर रहे हैं। बुधवार को वो उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे। मधुबनी में उन्होंने कहा कि घेर पर हम चुनाव नहीं होने देंगे। लोकतंत्र में लोक ही नहीं रहेगा तो तंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने इससे पहले चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव को टालने की अपील की थी। इस साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बुधवार को तेजस्वी यादव मधुबनी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे। यहाँ पर न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की स्थिति भयावह और नाजुक है। गाँव के गाँव बाढ़ से ग्रस्त हैं। हम चुनाव आयोग से निवेदन करते हैं कि वो इस पर विचार करें। तेजस्वी ने कहा, हमारी पहली प्राथमिकता है जान बचाना, क्योंकि जान है तो जहान है। लोकतंत्र में लोक नहीं रहेगा तो तंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप चाहते हो कि लोग वोट करने आए और सीधे शमशान घाट जाएं। लाशों की ढेर पर हम चुनाव नहीं होने देंगे। बाढ़ के कारण जो फिलहाल हालत है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ दीजिए, लोगों को जान बचाने में मुश्किल आ रही है। नीतीश की अंतरात्मा बंगाल की खाड़ी में डूब रही है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बिहार बाढ़ में डूब गया और नीतीश जी के आंख के आंसू सूख गए। नीतीश जी यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन 7 तारीख को अपनी कुर्सी बचाने के लिए वर्चुअल रैली अटेंड करेंगे। नीतीश कुमार जी की इंसानियत खत्म हो गई है और अंतरात्मा बंगाल की खाड़ी में डूब रही है। मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि अगर उनमें थोड़ी भी शर्म बची होती तो वो अब तक इस्तीफा दे दिए होते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार बेहाल, आरजेडी सांसद ने नीतीश सरकार को फेल बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, कही ये बात। जी हां दोस्तों, बिहार दोहरी आपदा के एक साथ झेल रहा है। एक तरफ कोरोना का संक्रमण सामुदायिक विस्तार की ओर अग्रसर है तो दूसरी ओर कई जिलों में बाढ़ तबाही मचा रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि दोनों ही मामलों को वह गंभीरता के साथ निपट रही है, लेकिन शासन के दावों पर विपक्ष को भरोसा नहीं है। यही वजह है कि बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है और कुव्यवस्था को उजागर करते हुए लगातार कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती रही है। इसी क्रम में प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बुधवार को मिथिलांचल में बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर गए तो दिल्ली में आरजेडी के सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी को बिहार की बेहाल स्थिति पर एक पत्र लिखा। इसमें आरजेडी सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी को बिहार में कोरोना और बाढ़ से दोहरी मार की जानकारी देते हुए तत्काल केंद्र सरकार की पहल की उम्मीद जताई। आरजेडी सांसद ने अपने पत्र में लिखा कि बिहार में नाजुक स्थिति है। एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ कोविड-19 की आपदा ने बिहार राज्य को बुरी तरह प्रभावित किया है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए लिखा है कि राज्य की राजधानी पटना सहित अन्य जिलों में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पटना में हर दूसरे जांच में संक्रमण की खबर है, पर जांच भी नहीं हो रही है। उन्होंने स्वास्थ्य विशेषज्ञों के हवाले से आशंका जताई कि कोरोना के जितने मामले दर्ज किए गए हैं, केस इससे कहीं और ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इस सघनता के साथ जांच नहीं हो पा रही है। आरजेडी सांसद ने मुफस्सिल और जिला अस्पतालों में डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट जैसे मूलभूत चीजों की कमी का भी जिक्र किया है। मनोज झा ने आगे लिखा कि एक तरफ जहां आम लोग कोविड-19 रमन की आशंका से परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ ने कई जिलों को चपेट में ले लिया है। जान माल की क्षति का आकलन तो दूर, आपदा प्रबंधन की पहल कर्मियों का कोई संकेत अब तक नहीं देखा गया है। जहां तक कोरोना वायरस में 2 गज की दूरी चाहिए, वहां बाढ़ के प्लेग से प्रभावित एक बड़ी आबादी के पास यह विकल्प खत्म हो जाता है। उन्होंने प्रवासी मजदूरों की स्थिति का जिक्र करते हुए लिखा है कि वे अपने घरों को वापस आ तो गए हैं, पर इस महामारी और अभी की बाढ़ ने इन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। आरजेडी सांसद ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार से सार्थक पहल की उम्मीद करते हुए आगे लिखा कि मुझे नहीं मालूम कि बिहार सरकार ने कोविड-19 की दोहरी आपदा से लड़ने के लिए केंद्र के समक्ष क्या प्रस्ताव किया है, लेकिन कोरोना वायरस और बाढ़ के दोहरे संकट के मध्य बिहार पूरे देश के लिए सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से मैं अपने दल की ओर से आपकी सार्थक और सकारात्मक पहल की आशा में यह पत्र लिख रहा हूँ।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के फैलाव को देखते हुए पटना हाईकोर्ट का फैसला, 27 जुलाई से 6 अगस्त तक आंशिक अवकाश की घोषणा। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने आंशिक तौर पर अवकाश का फैसला किया है। पटना हाईकोर्ट में आगामी 27 जुलाई से 6 अगस्त तक आंशिक तौर पर छुट्टी रहेगी। इसकी जानकारी रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से हाईकोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्षों, बिहार सरकार के महाधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट में भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉक्टर एन.के. सिंह को दी गई है। इसके पहले कोरोना काल के बीच पटना हाईकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवश्यक के मामलों की सुनवाई कर रहा था। पटना हाईकोर्ट में इस साल 24 मई से 21 जून के बीच होने वाली गर्मी की वार्षिक छुट्टी को भी टाल दिया गया था, लेकिन अब कोरोना महामारी के फैलाव को देखते हुए 27 जुलाई से 6 अगस्त के बीच आंशिक तौर पर छुट्टी की घोषणा की गई है। पटना हाईकोर्ट में कोरोना संक्रमण का फैलाव न हो, इसके लिए सतर्कता बरती जा रही है। हाईकोर्ट की सुरक्षा में तैनात कई जवानों को पिछले दिनों संक्रमित पाया गया था, लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक कोर्ट के अंदर संक्रमण नहीं पहुंचा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के बड़े बदलाव में बाहर होंगे कई नरम नेता, हाईकमान ने दिए साफ संकेत। जी हां दोस्तों, लंबे अरसे से राजनीतिक चुनौतियों के चक्रव्यूह में घिरी कांग्रेस को राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत से उपजे ताजा संकट ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में जल्द व्यापक बदलाव के लिए सोचने पर बाध्य किया है। पार्टी की गंभीर चुनौतियों के मद्देनजर ही पायलट प्रकरण का बवंडर थामने के बाद कई राज्यों में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में भी बड़े बदलाव होंगे, जिसका अंदरूनी खाका तैयार करने की पहल शुरू कर दी गई है। संगठन में होने वाले इन बदलावों में जाहिर तौर पर राहुल गांधी की राजनीतिक रीति नीति की परोक्ष या प्रत्यक्ष छाप होगी, जो देर सबेर कांग्रेस की कमान फिर संभालेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस संगठन के प्रस्तावित नए ढांचे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सियासी लड़ाई में नरम रुख की पैरोकारी करने वाले चेहरों को तवज्जो मिलने की गुंजाइश बेहद कम है। राहुल गांधी को दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष की कमान सौंपने के उचित समय को लेकर पार्टी की दुविधा अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी अभी कुछ और समय तक पद पर रह सकती हैं, लेकिन एआईसीसी संगठन में बड़े बदलाव तो लगभग तय माने जा रहे हैं। संगठन में होने वाले इन बदलावों में जाहिर तौर पर राहुल गांधी की राजनीतिक रीति नीति की परोक्ष या प्रत्यक्ष छाप होगी। इस लिहाज से राज्यों और एआईसीसी दोनों में जहां युवा चेहरों को तवज्जो मिलेगी, वहीं कई पुराने नेता किनारे किए जाएंगे। पार्टी में चर्चा गर्म है कि पीएम मोदी के खिलाफ सीधे राजनीतिक हमला करने से परहेज कर अपनी सियासत आगे बढ़ाते रहे कई बड़े पार्टी नेताओं की कांग्रेस संगठन से विदाई तय है। कर्नाटक में डीके शिव कुमार को अध्यक्ष और गुजरात में युवा हार्दिक पटेल को प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पार्टी नेतृत्व ने इसका पुख्ता संदेश भी दे दिया है। इन दोनों ने अपने सूबों में भाजपा के खिलाफ न केवल आक्रामक जंग लड़ी है बल्कि जेल तक गए हैं। इसी तरह कई बड़े चेहरों के बावजूद उत्तर प्रदेश में अजय कुमार लल्लू कांग्रेस नेतृत्व के भरोसे पर इसलिए खरा उतर रहे हैं क्योंकि वे सत्ता के डंडों के बावजूद सूबे की भाजपा सरकार के खिलाफ सियासी जंग में डटकर मुकाबला कर रहे हैं। पार्टी में इस पर कोई संदेह नहीं कि देर सबेर राहुल गांधी ही कांग्रेस की कमान फिर संभालेंगे। ऐसे में पीएम मोदी पर सीधे हमला नहीं करने की राहुल की रणनीति पर बार बार सवाल उठाते रहे पार्टी नेताओं के लिए मौजूदा ढांचे में बने रहना मुश्किल होगा। सचिन पायलट के भाजपा से सियासी सांठगांठ करने की वजह से ही करीबी दोस्ती के बावजूद राहुल ने पायलट को मनाने की एक सीमा से ज्यादा कोशिश नहीं की। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में पायलट के सहारे तोड़फोड़ के जरिए सत्ता पलटने की कोशिशों को कांग्रेस अपने अस्तित्व पर गंभीर प्रहार की भाजपा की राजनीतिक कार्य योजना का हिस्सा मान रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के 5 राज्यसभा सांसदों ने ली शपथ। आरजेडी ने कहा लालू यादव के चलते ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, हाल ही में राज्यसभा के नवनिर्वाचित 45 सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। राज्यसभा के सभापति एवं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चुने गए सभी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें कि राज्यसभा के चुने गए सदस्यों में बीजेपी के 17, कांग्रेस के 9, जेडीयू के 3, वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल के 4 सदस्य शामिल हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विकास दुबे सुप्रीम कोर्ट की योगी सरकार को नसीहत, ऐसी घटना दोबारा ना हो। जी हां दोस्तों, विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि वह सुनिश्चित करे कि राज्य में ऐसी घटना फिर से ना हो। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने जांच समिति को भी अप्रूवल दिया। विकास दुबे के एनकाउंटर की जाँच करने वाली समिति में रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान और यूपी के पूर्व DGP KL गुप्ता को शामिल किया गया है। जाँच कमेटी को 2 महीने में रिपोर्ट सौंपनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमीशन को 1 हफ्ते में गठित करने को कहा है। सचिव और अन्य अधिकारी केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। 2 महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा। आयोग हर पहलू पर गंभीरता से जांच करेगा। इससे पहले यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि जांच समिति में जस्टिस BS चौहान और पूर्व DGP KL गुप्ता को शामिल किया जाएगा। जस्टिस चौहान ही समिति की अध्यक्षता भी करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच समिति को 2 महीने में जांच पूरी करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील घनश्याम उपाध्याय ने राज्य के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए। वकील ने कहा कि जस्टिस चौहान का नाम क्यों सुझाया गया है, हमने 12 जजों के नाम सुझाए थे। इस पर सीजेआई ने कहा कि हम जस्टिस की पसंद खोजने के लिए उन्हें दोष नहीं दे सकते। याचिकाकर्ता के वकील घनश्याम उपाध्याय ने कहा कि राज्य के अधिकारियों को कमेटी का हिस्सा नहीं होना चाहिए, समिति में केवल बाहर के लोग हों। इस पर सीजेआई ने कहा कि हैदराबाद मामले में यही समस्या थी जो हम चाहते थे कि आयोग दिल्ली में बैठे, लेकिन हमने पाया कि सारे सबूत तेलंगाना में है। जब यूपी में सबूत है तो आयोग को दिल्ली में क्यों बैठना चाहिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि वह इस मामले में जुड़ी जांच को अगले 1 हफ्ते में शुरू करे। 2 महीनों के भीतर इसकी रिपोर्ट सौंपी जाए। कोर्ट ने यूपी सरकार से ये भी कहा कि वह सुनिश्चित करे कि इस तरह की कोई भी घटना भविष्य में ना हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा विधायक ने योगी सरकार पर ही उठा दिए सवाल, कहा इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा, जिससे शिकायत करो वही वसूली कर लेता है। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्याम प्रकाश ने अपनी ही पार्टी की सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना इस समय देख और सुन रहा हूँ। वह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जिससे शिकायत करो वह खुद ही वसूली कर लेता है। हरदोई के गोपामऊ से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने फेसबुक पर यह पोस्ट लिखी है। उनके इस बयान के बाद विपक्ष को उन पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करते हुए लिखा है, सच कहां छुपाए छुपता है। यह बीजेपी फॉर इंडिया की विधायक अपनी ही #माय योगी आदित्यनाथ सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हुए, लेकिन मीडिया के मुंह पर ताला और आंखों पर पड़ी पट्टियों के चलते कहां दिखाया जाएगा। अब सोचिए, अगर यह गैर भाजपा के विधायक होते फिर क्या हो रहा होता। बता दें, यह पहली बार नहीं है जब श्याम प्रकाश ने सरकार के खिलाफ सवाल उठाया है। इससे पहले इसी साल अप्रैल में उन्होंने विधायक निधि के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया था। उन्होंने हरदोई के मुख्य विकास अधिकारी को एक पत्र भी लिखा था। उन्होंने विधायक निधि की तरफ से दिए गए 25 लाख रुपए का अपना योगदान वापस मांगा था। उन्होंने फेस मास्क, पीपीई, सैनिटाइजर और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए दान में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। हालांकि जिलाधिकारी से मीटिंग के बाद उन्होंने अपना पत्र वापस ले लिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ की मांग, बैलेट पेपर से हो मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए आगामी विधानसभा उपचुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराए जाने चाहिए। गौरतलब है कि हाल ही में निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों से देश में आगामी चुनावों के दौरान प्रचार पर उनके विचार और सुझाव मांगे थे। इस मामले में आयोग ने सभी पार्टियों से 31 जुलाई तक जवाब मांगा था। बता दें कि कुछ दिनों पहले निर्वाचन आयोग ने चुनावों में 65 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा नहीं देने का फैसला किया था। हालांकि आयोग ने दिव्यांगों, 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं, जरूरी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के साथ साथ कोरोना संक्रमितों को विकल्प के तौर पर पोस्टल बैलेट से मताधिकार के इस्तेमाल की इजाजत दी थी। आयोग ने इस फैसले के पीछे कोरोना का हवाला दिया था। बता दें कि इस साल मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में उपचुनाव, जबकि बिहार में विधानसभा का चुनाव कराए जाने हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान की गहलोत सरकार ने ऑडियो क्लिप मामले में गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट, जाने पूरा मामला। जी हां दोस्तों, राजस्थान में ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद गृह मंत्रालय को गहलोत सरकार ने पूरी रिपोर्ट भेज दी है। बीते दिनों बीजेपी और भाजपा नेताओं के ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद गृह मंत्रालय ने फोन टैपिंग मामले पर राजस्थान सरकार से जवाब तलब किया था। विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर ऑडियो क्लिप सामने आई थी। ऑडियो क्लिप मामले में पूरी रिपोर्ट भेजी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान की गहलोत सरकार ने मंत्रालय को ऑडियो क्लिप मामले पर अपनी पूरी रिपोर्ट भेज दी है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट में बागी विधायक खिलाफ केस चल रहा है। फोन टैपिंग का आधार और इनपुट सहित अन्य विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान सरकार ने अपनी रिपोर्ट में फोन टैपिंग में सभी नियमों का पालन किया है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि इस प्रकरण में केंद्रीय मंत्री या किसी मंत्री या राजनीतिक दल का फोन टेप नहीं किया गया है। क्या है मामला? अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तनातनी के बीच मीडिया को 3 ऑडियो टेप लीक हुआ। इन टेपों में कथित रूप से उन विधायकों को शामिल किया गया है जो राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस की सरकार को गिराए जाने की अपनी योजना के बारे में पायलट भंवर लाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह के साथ मिलकर भाजपा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा नेता संजय जैन के साथ बातचीत कर रहे हैं। ऑडियो टेप लीक होने के एक दिन बाद कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एक शिकायत दर्ज की, जिसके बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने शेखावत, शर्मा और जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल, ममता बनर्जी ने 3 दिन के लॉकडाउन का किया ऐलान, मचा बवाल। जी हां दोस्तों, पश्चिम
बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस महीने 3 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद से सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल ममता बनर्जी ने गुरुवार, शनिवार और बुधवार यानी 23, 25 और 29 जुलाई को तो लॉकडाउन की घोषणा की है, लेकिन शुक्रवार को छोड़ दिया है। इस्लाम में शुक्रवार का दिन बेहद अहम होता है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने के लिए एकजुट होते हैं। देश में यह पहली बार है जब इस तरह लॉकडाउन किया गया है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार और रविवार को काफी संख्या में लोगों को बाहर जाने से रोकने और सप्ताह में 4 कार्य दिवस सुनिश्चित करने के लिए योजनाबद्ध कदम उठाया गया है। इसके साथ ही गुरुवार और शनिवार को लॉकडाउन के दौरान राज्य के सभी सार्वजनिक स्थलों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के गृह सचिव अल्पान बंदोपाध्याय ने लॉकडाउन की जानकारी देते हुए यह भी पुष्टि की कि सूबे में कोरोना वायरस की कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। इसको लेकर मेडिकल एक्सपर्ट भी चर्चा कर रहे हैं। इसको लेकर हमने राज्य के स्वास्थ्य विभाग से भी इनपुट लिया है। वहीं शुक्रवार को छोड़कर लॉकडाउन करने पर विपक्ष ने ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठाए हैं। बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन धर्म के आधार पर किया जाता है। ममता बनर्जी ने गुरुवार और शनिवार को पूरी तरह से लॉकडाउन किया है, लेकिन शुक्रवार को छूट दी है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोग एकजुट होकर नमाज पढ़ते हैं, जिसकी वजह से ममता बनर्जी ने शुक्रवार को लॉकडाउन नहीं किया। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त को बकरीद है और इस दिन भी लॉकडाउन नहीं होगा। इसको लेकर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने भी ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठाए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, बोले बिहार सरकार के सुशासन का पर्दाफाश हुआ। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इसको लेकर निर्वाचन आयोग के साथ राजनीतिक दल भी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला होना लाजमी है। इस बीच इस चुनावी बयानबाजी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी अब कूद गए हैं। दरअसल राहुल गांधी एक ट्वीट करके बिहार की नीतीश कुमार सरकार के सुशासन पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है, बिहार में कोरोना महामारी की स्थिति नाजुक है और राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। बिहार सरकार के सुशासन का पर्दाफाश करता है। दरअसल कोरोना की स्थिति और बाढ़ से निपटने को लेकर विपक्ष में बिहार में नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत अन्य विपक्षी दल के प्रतिनिधि लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका आरोप है कि नीतीश सरकार ने न तो राज्य में ठीक से कोरोना की जाँच करा पा रही है और न ही बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद सुनिश्चित कर पा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के 8 जिले बाढ़ से तबाही के मुहाने पर 4.15 लाख से अधिक आबादी हो चुकी है प्रभावित। जी हां दोस्तों, लगातार 2 दिनों की भारी बारिश के बाद उत्तर बिहार के हालात फिर से खराब होने लगे हैं। नदियों का जलस्तर तेजी से ऊपर बढ़ते हुए खतरे के निशान को पार कर गया है। बिहार के 8 जिलों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। इस बाढ़ से 8 जिलों के 38 प्रखंड के 217 पंचायतों में रहने वाली 4,13,952 की आबादी प्रभावित हो रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बाढ़ में फंसे 13,585 लोगों को अब तक निकाला गया है। उनके लिए कुल 5 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। इन राहत शिविरों में फिलहाल 1075 लोगों ने शरण ली है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 16 सामुदायिक किचन में खाना बनाया जा रहा है, जिसमें 36,948 लोग सामुदायिक किचन से 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 3 अगस्त को विधानसभा में सरकार को देना होगा जवाब, बाढ़ कोरोना के लिए क्या की थी तैयारी, तेजस्वी। जी हां दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाढ़ ग्रस्त इलाके दरभंगा और मधुबनी दौरे से पहले पटना में नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार में बाढ़ और कोरोना जैसी महामारी से लोग परेशान हैं, सरकार उस स्तर पर इंतजाम करने में काफी नाकाम रही है और उसे फेल ही कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि एनएमसीएच के अधीक्षक को बिहार सरकार ने हटा दिया। यह इसलिए हटाया कि सुप्रिंटेंडेंट ने सरकार के पोल को खोला है, जबकि सेंट्रल टीम को अधीक्षक ने पूरी जानकारी दी थी। तेजस्वी ने कहा कि नेपाल से सटे जो सीमावर्ती इलाके हैं और वहां जिस तरह से जलस्तर बढ़ा है और लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, खासकर मिथिलांचल, सीमांचल और चंपारण के इलाके लोग, वहां बताता है कि हालत कितने खराब हैं। जो छोटे पुल पुलिया है बनाए गए हैं, अब वह ध्वस्त होते जा रहे हैं और उसको भी नदी का जो वाटर लेवल है वह क्रॉस कर रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अदृश्य हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि विपक्ष अपनी दायित्व को बखूबी निभा रहा है। 3 अगस्त विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला, जिसमें सरकार की कमियों को विपक्ष गिनवाएगा भी और जवाब भी मांगेगा।
आगे बाढ़ पीड़ितों को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बाढ़ से त्रस्त आबादी के लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। दरभंगा मेडिकल अस्पताल में गुंडे घुसकर आरजेडी की ये है कानून व्यवस्था। वहीं पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में लड़की का रेप हो जा रहा है और प्रशासन मौन है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से चुनाव की तैयारी करने में व्यस्त है। कोविड-19 और बाढ़ को लेकर जान बचाना चाहिए था, लेकिन उसकी चिंता सरकार को नहीं है बल्कि मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी की चिंता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें यह भी पता नहीं था कि विधान पार्षद सुनील जी कोरोना पॉजिटिव हैं। तेजस्वी ने कहा, हम उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। कोविड में रिकवरी जैसी होनी चाहिए, नहीं हो पा रही है और बीजेपी चुनाव की तैयारियों में लगी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।